हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम है आपका एक और फ्रेश वीडियो के अंदर। पिछले 2 दिन से मैं किसी कारणवश आपके लिए वीडियो नहीं बना पाया, लेकिन अब मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा टॉपिक लेके आया हूँ जिसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुट आउट होते हैं। टॉपिक का नाम है अपना व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक को आपको पता है बेहतर तरीके से आपको समझना है। अगर आपको टॉपिक समझ में नहीं आ रहा तो बार बार वीडियो को देखें ताकि आपको वो टॉपिक आपको बेहतर तरीके से समझ में आ सके। आपको पता है मैं आपका टाइम वैसे भी ज़्यादा वेस्ट नहीं करता हूँ, तो चलिए आज बिना टाइम वेस्ट किए आज का टॉपिक अपन स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हमें टॉपिक से ही पता चल रहा है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर, यानी जो अपना मेन टॉपिक रहेगा वो ये रहेगा कि लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या है अलग अलग स्पेयर्स के अंदर। जैसे इस टॉपिक के अंदर अंदर अपन जो लिबरल नेशनलिज्म का मतलब पहले पॉलिटिकली समझने की कोशिश करेंगे, फिर इकोनॉमिकली समझने की कोशिश करेंगे, फिर इस वर्ड का मतलब क्या होता है, कौन सी भाषा के वर्ड से लिया गया उसका मतलब क्या होता है, वो सारी चीज भी अपन इसके अंदर देखने वाले हैं। तो चलिए देखिए क्या लिखा हुआ है। आइडिया ऑफ नेशनल यूनिटी इन अर्ली 19th सेंचुरी यूरोप, ठीक है, क्लोजली अलाइड विद द आइडियोलॉजी लिबरलिज्म। वैसे लिबरलिज्म का मतलब जैसे उदार प्रवृत्ति का होता है, जो पूरी फ्रीडम देता है, वो क्या होता है, लिबरलिज्म के अंतर्गत ही आता है। तो क्या कह रहा है कि अगर हम अर्ली 19th सेंचुरी की बात करें, यानी 19वीं सदी के प्रारंभ की बात करें, तो ये जो नेशनल यूनिटी वाला जो विचार था ना, आइडिया जो था यूरोप के अंदर, उसको किसके साथ, कौन सी आइडियोलॉजी के साथ जोड़कर देखा जाता था, लिबरलिज्म वाली आइडियोलॉजी के साथ जोड़कर देखा जाता था। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये हो गया ऑब्जेक्टिव के अंतर्गत कि 19th सेंचुरी के अर्ली टाइम के अंदर जो ये नेशनल यूनिटी वाला जो आइडिया था, इसको किसके साथ यानी कौन सी आइडियोलॉजी के साथ क्लोज करके देखा जाता था। तो कौन सी आइडियोलॉजी के साथ, लिबरलिज्म वाली। अब देखिए जो मैंने बताया था इसका मतलब क्या है, कौन सी भाषा से शब्द लिया गया है। तो जो ये टर्म है लिबरलिज्म, लिबरलिज्म वाला जो ये टर्म है, ये लैटिन भाषा का एक शब्द है लिब्र, LIBER। लैटिन भाषा के लिब्र वर्ड से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। जैसे मैंने बताया आपको, क्योंकि मोस्ट ऑफ द जो मोनार्की वाले जो लोग थे वो अपना नेशन स्टेट चाह रहे थे, यानी फ्रीडम चाह रहे थे। तो उसी आधार पर देख लीजिए आप, ये लैटिन भाषा का शब्द है, ठीक है, और उस लैटिन भाषा कौन सा शब्द है, लिब्र है। इस लिब्र से कौन सा वर्ड बना है, लिबरलिज्म बना है। एक ऑब्जेक्टिव आपका ये हो गया कि जो लिबरलिज्म जो वर्ड है ये कौन सी भाषा के कौन से शब्द से बना है। तो ये लैटिन भाषा के लिब्र से बना है, जिसका मतलब क्या होता है, फ्री। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया। अब हम बात करते हैं कि जो न्यू मिडिल क्लास थी, अपन ने पढ़ा था इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो एक नया वर्ग सामने आया था, तो मिडिल क्लास के अकॉर्डिंग लिबरल नेशनलिज्म का मतलब क्या था। तो देखिए मैंने लिखा हुआ है, एक तो इंडिविजुअल फ्रीडम, व्यक्तिगत स्वतंत्रता, किसका मतलब, लिबरल नेशनलिज्म का मतलब किन के लिए, मिडिल क्लास वालों के लिए। कौन से स्पेयर में पढ़ रहे हैं, यानी कौन से पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं अपन, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं। तो मिडिल क्लास के लिए इसका मतलब क्या था, इंडिविजुअल फ्रीडम, सबको व्यक्तिगत स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, और इक्वेलिटी ऑफ ऑल पीपल बिफोर द लॉ। जो अपन ने नेपोलियन वाले में पढ़ा था वही थिंकिंग यहाँ पर भी आ रही है कि भाई इक्वेलिटी होनी चाहिए सबके लिए बिफोर द लॉ, यानी कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए। तो ये तो था मिडिल क्लासेस के अकॉर्डिंग लिबरल नेशनलिज्म का मतलब। तो एक क्वेश्चन आपका ये हो गया कि मिडिल क्लास वालों के लिए क्या मतलब था, इंडिविजुअल फ्रीडम और इक्वालिटी बिफोर लॉ, सभी लोगों के लिए लॉ के सामने क्या है, इक्वल हो। फिर पॉलिटिकली इसका मतलब क्या है, पॉलिटिकली लिबरल नेशनलिज्म का मतलब, तो गवर्नमेंट बाय कंसेंट, यानी पॉलिटिकली किस चीज के ऊपर फोकस करता है कि जो सरकार है वो लोगों की सहमति से बननी चाहिए। जो अपन शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि नेशन स्टेट होगा तो वहां गवर्नमेंट इलेक्ट की जाएगी, इलेक्ट किनके द्वारा होगी, लोगों के द्वारा। तो वही चीज यहां मेंशन की गई है कि हाँ गवर्नमेंट बननी चाहिए लेकिन वो लोगों की सहमति से बननी चाहिए। तो ऑब्जेक्टिव अगर आपका आता है कि पॉलिटिकली इसका मतलब क्या हुआ, तो गवर्नमेंट बाई कंसेंट, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके बाद में फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से इसका मतलब क्या था, फ्रांस की क्रांति के अकॉर्डिंग, तो जैसे अपन ने पहले भी पढ़ा हुआ था, एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्रिटिकल प्रिविलेजेस, यानी जो अपन ने पढ़ा था एब्सोल्यूट रूल वाला जो है मोनार्की वाला सिस्टम खत्म होना चाहिए। जो क्लिनिकल प्रिविलेजेस जो अपन ने पढ़ा था, जो विशेषाधिकारों को खत्म करने की बात हो रही थी, नेपोलियन ने भी करी थी और भी जो लिबरल्स है उन्होंने करी थी। तो वही बात है कि जो प्रिविलेजेस है वो भी खत्म होने चाहिए,
इसके अलावा एक कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, पहले भी पढ़ा था अपन ने, संविधान होगा, और जो गवर्नमेंट है वो किस प्रकार की होगी, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होगी, यानी प्रतिनिधात्मक सरकार होगी, जो किसके माध्यम से बनी जाएगी, पार्लियामेंट के थ्रू बनेगी। दोबारा देखिए फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से एंड ऑफ ऑटोक्रेसी, क्लरिकल प्रिविलेजेस, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, और जो गवर्नमेंट है वो पार्लियामेंट के थ्रू बननी चाहिए, और किस प्रकार की गवर्नमेंट बननी चाहिए, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट बननी चाहिए। तो ये हो गया फ्रेंच रेवोल्यूशन के हिसाब से। ऑब्जेक्टिव भी आ सकता है, 2 मार्क्स में भी आ सकता है, आपका ध्यान रखना है इसके ऊपर, है ना, कि फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग इसका क्या मतलब है, पॉलिटिकली इसका क्या मतलब है, मिडिल क्लास वालों के लिए इसका क्या मतलब था। अब जो लिबरल जो थे, फोकस ऑन, अगर हम 19th सेंचुरी की बात करें तो जो लिबरल्स इन्हीं को कहा जा रहा है, जो मतलब फ्रीडम को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहे हैं, जो मतलब चाह रहे हैं कि भाई फ्रीडम मिलनी चाहिए लोगों को। तो उनके अकॉर्डिंग क्या था, इनवायलेबिलिटी ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, एक ये भी बहुत बड़ा इशू था कि प्राइवेट प्रॉपर्टी होती थी, जो निजी संपत्ति होती थी, वो मोस्टली क्या कर लिया जाता था, उनसे छीन ली जाती है, उनसे ले ली जाती थी। तो एक ये भी बात रखी गई कि भाई जिसकी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो प्रॉपर्टी उसी के पास रहनी चाहिए, कोई उससे वो प्रॉपर्टी छीन ना पाए। तो ये लिबरल्स इस चीज के ऊपर भी फोकस करते थे। फिर इसको एक एग्जांपल के द्वारा समझाया गया है कि इक्वालिटी बिफोर द लॉ डिड नॉट नेसेसरली स्टैंड फॉर यूनिवर्सल सफरेज। मतलब क्या हुआ कि अगर आपको लॉ के सामने इक्वालिटी दे दी गई, इसका मतलब ये नहीं था कि भाई सभी को वोट डालने का भी क्या दे दिया गया, अधिकार दे दिया गया, यूनिवर्सल सफरेज दे दिया गया। जैसे इसमें एक उदाहरण के द्वारा समझा रखा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि आपको पूरी तरह से पॉलिटिकल राइट्स मिल गए, जिसमें क्या है, वोटिंग राइट भी था। जैसे हमने पढ़ा था 9th के अंदर भी और इसमें भी पढ़ा है कि जिन लोगों के पास प्रॉपर्टी होती थी उन्हीं लोगों को वोट डालने का अधिकार दिया जाता था, जिनके पास प्रॉपर्टी नहीं होती थी और जो वोमेन थी उनको वोट डालने का क्या नहीं मिला था, अधिकार नहीं मिला था। तो पूरी 19th सेंचुरी के दौरान और अर्ली 20th सेंचुरी में भी उन्होंने लगातार क्या करे, स्ट्रगल किया था कि उनको वोटिंग राइट मिल सके। हाँ, कुछ समय के लिए जब जैकोबिन क्लब का शासन आया था, जैसे मैंने पिछली बार भी मेंशन किया था, मैक्सिमिलियन रॉबस्पायर जब मतलब कि यहाँ का प्रमुख बना था, तो कुछ समय जिनकी उम्र 21 ईयर्स थी तो हर किसी को वोट डालने का क्या मिला था, अधिकार मिला था। लेकिन जब 1804 के अंदर नेपोलियन दोबारा आया तो उसने सारे अधिकार वापस ले लिए थे, और पूरी तरह से जो औरतें थी खासकर वो किसकी अथॉरिटी में चली गई थी, अपने फादर, अपने हस्बैंड की अथॉरिटी में चली गई थी। तो ये चीज इसी चीज को मेंशन कर रही है कि पॉलिटिकली सबको क्या नहीं थी, इक्वालिटी नहीं थी, राइट नहीं थी। यानी जिनके पास प्रॉपर्टी थी उनको वोटिंग राइट मिल रहा है, लेकिन जिनके पास प्रॉपर्टी है और प्रॉपर्टी नहीं है और जो वोमेन है उनको वोटिंग राइट नहीं मिल रहा है। तो वो इस चीज को मेंशन कर रहा है कि इक्वालिटी बिफोर लॉ का ये मतलब नहीं था कि भाई सभी को वोट डालने का क्या मिल गया, अधिकार मिल गया है। तो ये मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाया। इस एग्जांपल को आप अच्छी तरह से बुक के अंदर देखें, और जब भी आप पढ़ते हैं तो बुक साथ लेके पढ़ें ताकि आपको सारी चीजें ढंग से समझ में आए। तो ये अपना पॉलिटिकल पोर्शन कंप्लीट हो गया है। जब पॉलिटिकल पोर्शन में आपको पूछता है लिबरल नेशनलिज्म का मतलब, तो आपको ये ध्यान में रखना है। अब इकोनॉमिक स्फीयर में अगर अपन इसको पढ़ें, किसको, टॉपिक क्या है आपका, लिबरल नेशनलिज्म है ना, अगर इसको पढ़े तो इकोनॉमिक स्फीयर में इसका मतलब क्या था। देखिए मैंने मेंशन लिखा हुआ है, ढंग से देखें इस चीज के ऊपर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली पूछ लेता है लिबरल नेशनलिज्म का मतलब। तो क्या था, एक तो फ्रीडम ऑफ मार्केट्स एंड द अबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोज्ड रेस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट ऑफ गुड्स एंड कैपिटल। क्या था, अगर हम, मैंने बताया एम्पायर वाला सिस्टम होता था तो मोस्टली क्या होता था कि मार्केट जो होते थे वो पूरी तरह से राजा के नियंत्रण में होते थे। इसके अलावा राज्य के द्वारा जो भी गुड्स है या कैपिटल है उसके मूवमेंट के ऊपर भी बहुत सारी क्या लगाई गई होती थी, पाबंदियां लगाई गई होती थी। यानी जो व्यापारी होता था वो फ्रीली क्या नहीं कर पाता था, ना तो व्यापार कर पाता था, ना कहीं जाकर अपना पैसा इन्वेस्ट कर पाता था। तो इकोनॉमिकली अगर इसकी बात करें लिबरल नेशनलिज्म की मतलब तो यही था कि भाई आप मार्केट जो है उनको पूरी तरह से आप क्या करो, फ्री करो, राजा का उनके ऊपर कोई नियंत्रण ना रहे। और इसके अलावा आपने जो भी गुड्स और कैपिटल के मूवमेंट के ऊपर आपने जो भी पाबंदियां लगा रखी हैं वो सारी पाबंदियां क्या की जाए, खत्म की जाए। यानी व्यापारी फ्रीली क्या कर सके, गुड्स और कैपिटल को मूवमेंट कर सके और कहीं भी ले जाकर अपना पैसा निवेश कर सके या अपना गुड्स बेच सके। देखिए मैंने एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे जर्मन स्पीकिंग जो रीजन्स थे
फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी की अगर अपन बात करें तो जो अपन ने पढ़ा था, जो नेपोलियन ने जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स जिसको अपन ने नेपोलियन कोड में पढ़ा था, उसके अंतर्गत क्या कह रहा है कि भाई क्या बनाए गए थे, बहुत सारी प्रिंसिपलिटीज थी, उनका एक क्या बनाया गया था, कॉन्फेडरेशन बनाया गया था, एक समूह बनाया गया था जिसको जर्मन कॉन्फेडरेशन के नाम से जाना जाता है। और ये कितने स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था, ये 39 स्टेट्स का क्या था, कॉन्फेडरेशन था, जो किसने बनाया था, नेपोलियन ने बनाया था। तो अगर अपन इस वाले पार्ट की बात करें तो देखिए क्या लिखा हुआ है कि प्रत्येक जो प्रिंसिपलिटीज थी जो अपन पढ़ रहे हैं, ये 39 स्टेट्स की जो अपन ये कॉन्फेडरेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं, तो सबका अपना अलग अलग करेंसी है, अपना अपना वेट वाला सिस्टम है, अपना अलग अलग क्या है, मेजर्स हैं। जो अपन बात कर रहे हैं ना वही कि भाई इकोनॉमिकली वो जो है ना कॉमननेस नहीं आ रही है, तो ये कुछ जरिए हैं जिनसे बताया जा रहा है कि भाई इस तरह से अपन क्या कर सकते हैं, इकोनॉमिकली भी क्या ला सकते हैं, कॉमननेस ला सकते हैं। क्योंकि अगर आप हर टेरिटरी के अंदर अगर अपन बात करें, प्रिंसिपलिटी के अंदर बात करें, जर्मन स्टेट्स वाली, अगर सबकी करेंसी अलग होगी, वेट सिस्टम अलग होगा, मेजर अलग होगा, तो कॉमननेस कैसे आएगी। यानी हर व्यापारी मान लो या फिर जो भी मान लो अपना गुड्स मान लो सेल कर रहा है या कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है, वो कैसे कर पाएगा, क्योंकि वो कॉमननेस नहीं आएगी, यूनिटी वाली बात नहीं आएगी। इसीलिए जैसे देखो एक उदाहरण भी बता रखा, अपन 1833 का एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कोई मर्चेंट है, वो कहां से कहां ट्रेवल कर रहा है, हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग ट्रेवल कर रहा है, क्या करने के लिए, ऑब्वियस सी बात है, मर्चेंट है तो गुड्स सेल करने के लिए ट्रेवल करेगा। तो क्या कह रहा है कि जब वो हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जा रहा है तो उसको 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ रहा है। यानी जब वो हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जा रहा है तो 11 के समथिंग यानी 11 उसके बीच में क्या आ रहे हैं, कस्टम बैरियर आ रहे हैं। ठीक है, यानी आप एक तरीके से कह सकते हो एक रीजन से दूसरे रीजन में जाने के लिए, सीमाओं से जाने के लिए 11 कस्टम बैरियर वहां पर लगाए गए हैं। और कस्टम बैरियर तो लगाए गए हैं, साथ ही साथ क्या कह रहा है कि हर कस्टम बैरियर से गुजरने के बाद उसको 5% क्या करनी पड़ती है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है, यानी सीमा शुल्क देना पड़ता है। अपन ने पढ़ा था ना कि कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा रखे थे, उसका एक उदाहरण है कि आपको 11 कस्टम बैरियर से होकर गुजरना पड़ रहा है और हर कस्टम बैरियर के ऊपर आपको कितने % कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है, 5%, यानी 5% आपको सीमा शुल्क देना पड़ रहा है। और देखिए जो इनसे जो कस्टम ड्यूटी ली जाती थी यानी सीमा शुल्क लिया जाता था, ये किसके अकॉर्डिंग होता था, वो वहां पर जो भी वेट है और जो मेजर्स है यानी तोलने पर जो वेट आता था या मापने पर जो माप आता था, उसके अकॉर्डिंग क्या होता था, ये कस्टम ड्यूटीज ली जाती थी, किससे, व्यापारी से। समझ में आया। 11 ट्रेड बैरियर से, यानी जो अपन ने पढ़ा है कस्टम बैरियर बोल दो या ट्रेड बैरियर बोल दो, इनसे होकर गुजरना पड़ता था। 5% उस पर क्या देनी पड़ रही है, कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है हर कस्टम बैरियर के ऊपर। फिर हमने उदाहरण के द्वारा और पढ़ने की कोशिश करी कि भाई हर जगह वेट वाला सिस्टम अलग है, मेजर वाला सिस्टम अलग अलग है, तो उसी हिसाब से क्या करना पड़ता था, जितना वेट और मेजर होता था उसके हिसाब से कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी। तो यही तो बात कर रहे हैं, रेस्ट्रिक्शंस जो वाली बात आ रही है। तो रेस्ट्रिक्शंस होंगे तो बताओ अपने आप में कैसे अपने आप को कॉमन फील करेंगे कि हाँ हम यूनाइटेड हैं या एक कंट्री के अकॉर्डिंग, नेशन स्टेट के अकॉर्डिंग हम अज्यूम कर रहे हैं, वो वाली चीज। और देखिए जैसे मैंने कहा प्रत्येक जो रीजन था उसका अपना सिस्टम ऑफ वेट यानी ओन सिस्टम ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। जैसे मैंने कहा अलग अलग रीजन है तो हर रीजन का अपना अलग अलग क्या है, वेट का सिस्टम है, मेजर का सिस्टम है। तो क्या होता था, व्यापारी के लिए भी मुश्किल हो जाता था कि एक रीजन से दूसरे रीजन में जा रहा है, तो यहाँ पर वेट वाला सिस्टम यानी वेट अलग है, मेजर अलग है, अगले वाले रीजन में अलग। तो क्या होता था, कंज्यूमिंग कैलकुलेशन यानी कैलकुलेशन में समय ज्यादा लगता था, क्योंकि हर रीजन के अंदर बार बार कैलकुलेशन क्या होती रहती थी, चेंज होती रहती थी, कारण हर जगह अपना अलग अलग वेट और मेजर वाला क्या था, सिस्टम था। और देखिए एक उदाहरण और मैंने बताया, जैसे अगर हम कपड़े को मेजर करें तो कपड़े को मेजर करने के लिए जो यूनिट काम में ली जाती थी वो यूनिट थी एल। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, ठीक है। और इसका जो जैसे मैंने लिखा इच रीजन स्टूड फॉर ए डिफरेंट लेंथ, मेजर वाला सिस्टम अलग है, वेट वाला सिस्टम अलग है। तो जैसे एक रीजन से दूसरे रीजन में जाता था कोई कपड़े का व्यापारी तो यूनिट तो सेम ही होती थी, लेकिन जैसे रीजन चेंज होता था तो उसकी लेंथ भी क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। यानी अगर इस रीजन के अंदर उसको जैसे अपन आगे उदाहरण के द्वारा पढ़ेंगे भी कि जैसे 54.7 सेंटीमीटर है तो दूसरे वाले में 55.1 सेंटीमीटर, यानी उसकी जो
लेंथ थी वो क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। देखिए जैसे फ्रैंकफर्ट के अंदर 1L के अंदर कितनी है लेंथ, 54.7 सेंटीमीटर 1L के अंदर। वही जो है मेंस के अंदर 55.1 सेंटीमीटर हो जाती थी। वही न्यूमबर्ग के अंदर 65.6 सेंटीमीटर हो जाती थी। और वही फ्रेबर्ग के अंदर 53.5 सेंटीमीटर हो जाती थी। कहने का मतलब ये है कि रीजन अलग होते ही बहुत सारी चीजें क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। तो इसी वजह से इकोनॉमिकली जो है ना वो कॉमननेस वाला फील नहीं आता था। तो इसका किया क्या जी है, किस प्रकार से इसका उपाय किया जाए। तब 1834 के अंदर इंपॉर्टेंट सवाल है, ध्यान दे लेना। 1834 के अंदर एक कस्टम यूनियन बनाई जाती है जिसको अपन जोल्वरिन के नाम से भी जानते हैं। कस्टम यूनियन जिसको जोल्वरिन के नाम से भी जाना जाता है। और इसकी शुरुआत किसने करी थी, प्रूसिया ने करी थी। जिसको आपको पता है अपन आगे बढ़ के जब जर्मनी का यूनिफिकेशन होगा तो प्रूसिया का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था उसके दौरान, है ना। तो प्रूसिया इसकी शुरुआत करता है। और इसके साथ फिर शामिल कौन से होते हैं, जो अपन ये जर्मनी स्टेट्स पढ़े ना, मोस्ट ऑफ द जर्मनी स्टेट जो है वो इसका क्या करते हैं, साथ देते हैं। क्या बनाने में, जो एक कस्टम यूनियन बनाई जा रही है। कस्टम यूनियन क्यों बनाई जा रही है, वो इकोनॉमिकली कॉमननेस लाने के लिए, वो यूनिफाइड वाला सेंस लाने के लिए, ठीक है। अब इसका काम क्या था, जो एक कस्टम यूनियन बनाई गई है जोल्वरिन के नाम से। एक तो है भाई जितने भी टैरिफ बैरियर है जो अपन ने पढ़े, वो कस्टम बैरियर जिनको मेंशन किया गया है, बोला इनको क्या करो, समाप्त करो, पहला। दूसरा, रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज ओवर 30 to 2। जैसे अपन ने पढ़ा 30 से ज्यादा स्टेट्स का कॉन्फेडरेशन था 39, तो वहां पर अलग अलग करेंसीज जो थी वो क्या की जाती थी, यूज में ली जाती थी। तो ये डिसीजन लिया गया कि भाई इनकी संख्या जो है ना कितनी कर लो, कम करके दो ही करेंसीज का क्या किया जाए, प्रयोग किया जाए। इसके अलावा देखिए क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ ए नेटवर्क ऑफ रेलवेज, ज्यादा से ज्यादा रेलवे लाइन डाली जा रही है ताकि व्यापारियों के लिए सामान लाना और ले जाना क्या हो जाए, आसान हो जाए। लिखा है ना, स्टिमुलेटेड मोबिलिटी, हार्नेसिंग इकोनॉमिक इंटरेस्ट टू नेशनल यूनिफिकेशन। मतलब वो कनेक्ट फील करे कि हाँ भाई कहीं भी जाओ रेलवे के माध्यम से, या कोई भी रीजन हो वहां पर वेट मेजर सब एक जैसा हो, रेलवे लाइन है तो सभी क्षेत्रों से होकर गुजरे, व्यापारी कहीं भी जा सके, फ्रीली क्या कर सके, व्यापार कर सके। जैसे अपन ने पढ़ा था कहीं भी अपना गुड सेल कर सके, कैपिटल इन्वेस्ट कर सके। तो यानी जो मैंने लास्ट में लिखी है इसी चीज को मेंशन करते हुए, ए वेव ऑफ इकोनॉमिक नेशनलिज्म स्ट्रेंथन द नेशनलिस्ट सेंटिमेंट ग्रोइंग एट द टाइम। तो मैंने जो कहा इस तरह से जो है ना इकोनॉमिकली भी कुछ इस तरह के चेंजमेंट करके लोगों में जो है ना देश के प्रति लगाव क्या किया गया, उत्पन्न किया गया, यानी नेशनल सेंटिमेंट क्या किए गए, ग्रो किए गए, ताकि लोगों को इकोनॉमिकली भी यूनाइटेड फील हो, कॉमन फील हो, वो एक दूसरे को अलग ना समझे। क्योंकि नेशन स्टेट वाली बात चल रही है, नेशन स्टेट वाला कंसेप्ट चल रहा है, तो उसी चीज को उन्हें क्या करना था, इकोनॉमिकली भी क्या करना था, आगे बढ़ाना था। तो ये था अपना आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक। जैसे मैंने कहा लिबरल नेशनलिज्म का मतलब अपन ने पॉलिटिकली भी पढ़ा छोटे छोटे टुकड़ों में, और इकोनॉमिकली भी पढ़ा। दोबारा ध्यान दे लिए, पहला तो है कौन सी आइडियोलॉजी के साथ देखा जाता था नेशनल यूनिटी को, लिबरलिज्म। कौन सी भाषा से बना है लिबरलिज्म वर्ड, लैटिन भाषा के लिबर से, जिसका मतलब होता है फ्री। जैसे मिडिल क्लास के लिए अब क्वेश्चन है, मिडिल क्लास के लिए क्या मतलब था, इंडिविजुअल फ्रीडम, इक्वालिटी बिफोर लॉ, पॉलिटिकली गवर्नमेंट बाय कंसेंट। फ्रेंच रेवोल्यूशन के अकॉर्डिंग क्या था, अपन ने पढ़ा था ऑटोक्रेसी खत्म होना चाहिए, क्लरिकल प्रिविलेजेस खत्म होने चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, उसके अलावा रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होनी चाहिए पार्लियामेंट के थ्रू। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने मेंशन करके बता रहा हूं आपको। लिबरल किसके ऊपर फोकस कर रहे थे, प्राइवेट प्रॉपर्टी के ऊपर, उन्हीं का अधिकार होना चाहिए। इक्वालिटी बिफोर लॉ का मतलब ये नहीं था कि सबको वोट डालने का अधिकार मिल गया, मैंने आपको एक एग्जांपल के द्वारा समझाया था। उसके अलावा अपन ने पढ़ा कि जो जर्मन स्पीकिंग रीजन्स थे, खासकर जो नेपोलियन ने जो ना एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को बेटर बनाने के लिए 39 स्टेट्स का जो एक कॉन्फेडरेशन बनाया था, उसमें करेंसी, वेट और मेजर वाला सब जगह क्या है, सबका अलग अलग है। फिर 1833 के अंदर मैंने एक एग्जांपल बताया कैसे एक मर्चेंट जब हैम्बर्ग से न्यूमबर्ग जाता है तो उसको कितने कस्टम बैरियर से गुजरना पड़ता है, कितनी कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती है। फिर हर रीजन के अंदर वेट और मेजर अलग अलग है, मापने में तोलने में उसके अकॉर्डिंग कस्टम ड्यूटी देनी पड़ रही है। फिर एल का बताया मैंने कि मेजरमेंट करने की जो इकाई थी वो एल थी। हर क्षेत्र के अंदर उसकी मतलब लेंथ जो होती थी वो क्या हो जाती थी, चेंज हो जाती थी। फिर इकोनॉमिकली इन चीज को सॉर्ट आउट करने के लिए 1834 के अंदर कस्टम यूनियन का निर्माण होता है, जिसको हम जोल्वरिंग बोल रहे हैं। किसने करी, तो प्रूसिया और जर्मन स्टेट्स ने
फिर क्या किया इसने, एक तो जो एक टैरिफ बैरियर थे इनको अबोलिश करो, और जो 30 से ज्यादा करेंसीज थी उनको रिड्यूस करके कितना करो, 2 करो। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक थे, मैंने दोबारा रिवाइज कर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से आप समझे। मैं आपके बेटरमेंट के लिए बहुत अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको हर चीज क्या है समझ में आए। फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आ रही तो वो वीडियो को बार बार देखिए, ताकि आपको सारी चीजें क्या हो, क्लियर हो। मेहनत कर रहा हूँ, सिंपल सी बात है, आपके लिए कर रहा हूँ। अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो लाइक करना ना भूलें, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना ना भूलें, क्योंकि सिंपल सी बात है, अगर आप लाइक और शेयर कर रहे हो तो उसका कोई पैसा तो आपको देना पड़ रहा नहीं है। तो लाइक और शेयर जरूर करें, और अगर आपको अच्छा लग रहा है वीडियो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें, और बेल वाला जो नोटिफिकेशन वाला जो सिंबल है उसको भी प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं तो तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो ये था अपना आज का वीडियो, इसको अच्छी तरह से देखें, हेल्थी रहें, बढ़िया तरीके से तैयारी करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।